देश में शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी किनके हाथों है? क्या भारत का शासन हमारे नेता करते हैं, हमारे मंत्रीगण करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ सभी तरह की व्यवस्थाओं के लिए, शासन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार हैं हमारे अधिकारीगण, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स जिसको बोलते हैं, नौकरशाह। यही हमारे सभी तरह के प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण भी करते हैं, नीति निर्माता भी हैं, और उन नीतियों को लागू करने वाले भी यही प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो यह व्यवस्था, या नौकरशाही व्यवस्था या ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो शायद हम सब ये सोचते होंगे कि अंग्रेजों के समय में यह व्यवस्था प्रारंभ हुई होगी, अंग्रेजों ने लाया होगा। बिल्कुल नहीं। यह नौकरशाही व्यवस्था सबसे पहले हम देखें तो हमारे भारत में ही आज से 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स एगो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने यह व्यवस्था लाई थी। और इसी नौकरशाही व्यवस्था के माध्यम से मौर्यों ने एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना किया। तो पहली बार मौर्यों ने ही नौकरशाही व्यवस्था की नींव रखी थी, नागरिक प्रशासन की नींव रखी थी। उस समय जो नौकरशाही थे, उस समय के जो अधिकारी थे, वो बिल्कुल आज की तरह ही योग्य उम्मीदवारों में से योग्य जो व्यक्ति होते थे उन्हीं को सेलेक्ट करते, जैसे आज हमारे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट करते हैं, स्टेट पीसीएस कंडक्ट करते हैं। वैसे ही मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं, उस समय के स्रोतों से पता चलता है कि अधिकारी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, उपदा परीक्षण के माध्यम से हो। तो मौर्य साम्राज्य ने सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था की नींव रखी। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, किस प्रकार का मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था, और कैसे इतने विशाल साम्राज्य में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की नींव रखी। जैसे कि हमें पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, और अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित, जिसने एक विशाल भूभाग पर राजनीतिक एकता प्रदान किया। मौर्य शासकों ने एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था संचालित किया, जो सप्तांग के सिद्धांतों पर टिका हुआ था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मौर्य प्रशासन न केवल कुशल सैन्य व्यवस्था, विस्तृत राजस्व प्रणाली या गुप्तचर व्यवस्था पर आधारित था, बल्कि इसने एक संगठित नौकरशाही व्यवस्था और नागरिक प्रशासन की नींव रखी, जो बाद के राजवंशों और यहां तक कि आज के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए भी एक मानक है। अर्थात आज भी हम उस व्यवस्था से, उस तरह की शासन व्यवस्था से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मौर्यों ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया। मौर्य प्रशासन, देखो मौर्य प्रशासन के स्रोत क्या है। सबसे पहले स्रोत देखें, जिससे हमें मौर्यों के प्रशासन के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मिलती है। तो उसका स्रोत क्या है? तो उसके स्रोत है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का इंडिका, अशोक के अभिलेख, और एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। इससे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो ये मूल रूप से देखें तो मौर्यों के शासन व्यवस्था के बारे में, मौर्यों के प्रशासन के बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इंडिका, अभिलेख। हम मौर्य प्रशासन में क्या क्या देखेंगे? तो केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखेंगे। केंद्र के प्रशासन, जिसमें राजपद, राजा का पद या राजत्व सिद्धांत, किस तरह का राजा कैसा था, राजा कितना शक्तिशाली है। इसके अलावा राजा का मंत्री परिषद, राजा के अधिकारी, तीर्थ अध्यक्ष के बारे में देखेंगे। फिर प्रांतीय प्रशासन, पहली बार हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में भी इसी समय जानकारी मिलती है। प्रांतीय प्रशासन में मुख्य रूप से राज्यपाल, गवर्नर, प्रांतपति। प्रांतीय प्रशासन के नीचे जिला प्रशासन, जिला को यहाँ विषय और आहार कहते हैं। फिर ग्राम प्रशासन। इस बीच कई और भी तरह के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन। यह सब हम आज के इस लेक्चर में, तो सबसे पहले देखें तो जैसे कि हमें जानकारी मुख्य रूप से देखें तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से ही मिलता है। इसके अलावा कुछ इंडिका से भी, अशोक के अभिलेखों से और जूनागढ़ के अभिलेख से भी। अर्थशास्त्र, नाम तो है इसका अर्थशास्त्र, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, यहाँ शासन प्रशासन के बारे में ही, राजा कैसा होना चाहिए, अधिकारी कैसा होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा किस प्रकार से प्रजा के लिए, प्रजा किस प्रकार से राजा को सहायता कर सकते, सभी तरह की जानकारी हमें अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इसको एक बहुत बड़े आधुनिक काल के राजनीतिक थिंकर हैं मैकियावली, जिन्होंने पुस्तक लिखी प्रिंस, उससे इनकी तुलना की जाए।
मौर्यों के शासन के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखें तो राजा, सम्राट। ये सम्राट किस प्रकार, क्या इनका ओहदा है, क्या पदवी है, मौर्य सम्राट की पदवी क्या है? तो देखो, इस समय, इससे पहले तक के जो राजा थे और इस समय जो राजा हैं, मौर्यों के समय जो राजा हम देखते हैं, उनमें एक नीतिगत परिवर्तन, एक परिवर्तन दिखता है। परिवर्तन किस तरह का दिखता है? जैसे कि आप देखोगे कि जो धर्मशास्त्र हैं, इस समय जितने भी धर्मशास्त्र लिखे गए, उन शास्त्रों में कहता है राजा के लिए कि राजा, राजा कौन है? कहता है कि राजा सिर्फ कौन है? धर्म का रक्षक, धर्म का रक्षक है, ना कि धर्म का प्रतिपादक। क्यों कहता है राजा? धर्मशास्त्रों में कहा गया कि राजा धर्म का रक्षक है, ना कि धर्म का प्रतिपादक। ये कहां से पता चलता है? धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म का रक्षक है। अर्थशास्त्र में कहता है, अर्थशास्त्र इसमें कहता है कि राजा, राजपद, ये व्यक्ति, चरित्र और मानवीय व्यवहार से भी ऊपर है। अर्थात राजा धर्म का प्रतिपादन कर सकता है, अर्थात राजा कानून बना सकता है और राजा का कानून ही सर्वोपरि होगा। ऐसा कहा गया कि राजा का कानून सर्वोपरि है, राजा ही सबसे बड़ा कानून, मतलब धर्म से भी ऊपर जा सकता है। यहां धर्म का अर्थ देखो, प्राचीन काल में जो भी नियम व्यवस्था थी, वह नियम धर्म के आधार पर हुआ करता। जैसे आज भी हम देखेंगे जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां शासन का आधार क्या है? वहां का धर्मशास्त्र, क्योंकि आज भी वो धर्म के अनुसार ही चलता है। तो हमारे यहां भी मौर्य काल से पहले तक देखेंगे तो हमारे यहां भी धार्मिक राज्य ही हुआ करता था, अर्थात धर्म ही कानून हुआ करता, धर्मशास्त्रों के अनुसार ही राजा शासन करते थे। परंतु मौर्यों के समय हम देखते हैं अर्थशास्त्र में पहली बार कहता है कि राजा खुद धर्म बना सकता है, अर्थात कानून बना सकता है, और राजा का कानून ही सर्वोपरि होगा। ठीक? और इस समय के स्रोतों से हमें पता चलता है कि राजा जो उपाधि लेता है, प्रियदसी, प्रियदसी, देवनाम प्रियदसी, देवनाम प्रियदसी, इस तरह का उपाधि ले रहा है, अर्थात देवताओं का प्रिय अपने आप को कह रहा है। जबकि इससे पहले तक राजा एक इंसान था, राजा एक सामान्य मानव था, लेकिन अब कह रहा है कि राजा कौन है? विशिष्ट व्यक्ति, राजा देवताओं का प्रिय है। अर्थात बाद में जो हम देखते हैं, मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में जो व्यवस्था स्थापित हुई, राजा का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, वो इस काल में एक तरह से नींव पड़ चुकी थी, नींव डल गई थी दैवीय उत्पत्ति। हालांकि इस काल में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं था, लेकिन बाद के काल में जो दैवीय उत्पत्ति, जो डिवाइन थ्योरी आया, वो यहीं से शुरुआत होती है। तो मतलब ये एक मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल में देखें तो राजा का जो पद है, जो राजत्व सिद्धांत है, वो एक कह सकते हैं एक संक्रमण का काल था, एक ट्रांजिशन फेज है। क्योंकि मौर्य काल से पहले तक राजा एक सामान्य इंसान है, मौर्य काल में कहता है कि राजा सभी तरह के नियमों से ऊपर है, राजा खुद जो कानून बनाएगा वो सर्वोपरि होगा, और राजा अब देवताओं का प्रिय है। लेकिन इस काल में यह भावना, यह अवधारणा विकसित नहीं हुई कि राजा उत्पत्ति, देवताओं ने राजा को भेजा, ऐसा अवधारणा नहीं है। राजा देवताओं का प्रिय है, ये कह रहा है। यही हम देखेंगे गुप्त काल में कहता है कि राजा तो देवताओं, देवपुत्र है, और ये जो राजा है, मौर्यों के राजा, वो देवताओं के प्रिय है, पुत्र नहीं है। जो स्थिति है इस तरह की हो गई इस काल में, ईश्वर का प्रिय है, ईश्वर का पुत्र नहीं। अर्थात मौर्य काल में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद मौर्य काल के बाद में हम देखते हैं राजा के दैवीय उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत लागू हो जाता है। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि राजा, जो भी राजा होता है, वो सामान्य मनुष्य नहीं बन सकते राजा। मतलब राजा के कुछ गुण बताए गए हैं, राजा बनने के लिए कुछ आवश्यक है ना, कुछ एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए, आवश्यक गुण जिनमें है वही राजा बन सकता है। और इन आवश्यक गुणों में तो एक गुण क्या है कि वह राजा साधारण इंसान नहीं होना चाहिए, वो आमजन नहीं होना चाहिए, वो तो क्षत्रिय ही होना चाहिए, क्षत्रिय परिवार से ही होना चाहिए। इसके अलावा भी राजा के बहुत सारे गुणों के बारे में वर्णन अर्थशास्त्र। तो राजा किस प्रकार होना चाहिए ये कहा है, और कहता है कि राजा निरंकुश ना हो, तानाशाही ना हो, उसके लिए राजा को कठोर दिनचर्या का पालन करना चाहिए। यह अर्थशास्त्र में कहता है, राजा को कठोर दिनचर्या का पालन करना चाहिए, कठोर।
जैसे मोदी जी कहते हैं मैं तो 18 घंटे काम करता हूं। अर्थशास्त्र में कहता है कि राजा को ठालागिरी नहीं चलेगी। अगर राजा ठालागिरी करने लगा तो राजा निरंकुश बन सकता है, तानाशाही बन सकता है। तो राजा का जो दिनचर्या है बहुत बिजी होना चाहिए, बहुत बिजी शेड्यूल होना चाहिए, ताकि राजा निरंकुश ना बन सके, अत्याचारी ना बने। इसी संदर्भ में हम देखें तो इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा है वो कहता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहता है कि वो दिन भर व्यस्त रहता है, दिन में सोता नहीं है कभी भी। इंडिका कहता है वो दिन में सोता ही नहीं, दिन भर वो सभा में बैठे रहते हैं, ऐसा इंडिका कहता है। तो राजा का दिनचर्या कठोर होना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्र कहता है। मौर्य सम्राट किस प्रकार का था, राजा किस तरह का था, वो हमने यहां राजा के लिए कहता है कि राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता, राजा को सहयोग के लिए कुछ सहयोगियों की आवश्यकता होगी, अर्थशास्त्र कहता है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र सप्तांग सिद्धांत इसी संदर्भ में है कि राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो राजा को सहयोगियों की आवश्यकता होती है। तो इस संदर्भ में अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का विवेचन किया। इस सप्तांग सिद्धांत में देखेंगे तो सबसे पहला नंबर पर आता है राजा। सबसे पहला सबसे बड़ा अंग, शासन का 7 अंग है, सप्तांग मतलब 7 अंग, उसमें सबसे बड़ा अंग है राजा। राजा सबसे महत्वपूर्ण। फिर अमात्य, अमात्य अमात्य मतलब मंत्री मतलब सलाहकार। फिर जनपद, दुर्ग, जनपद दुर्ग, कोष, दंड, और सातवां है मित्र। सातवां है मित्र। यह सप्तांग सिद्ध कि राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो राजा को सहायता के लिए सहयोगियों की आवश्यकता है। तो इसमें राजा की ये 7 अंग, शासन के 7 अंग, उसमें सबसे शक्तिशाली सबसे पहला है राजा, और सबसे अंतिम में रखा है मित्र को। मित्र सबसे अंतिम में सप्तांग में, ऐसा पूछा जा सकता सबसे अंतिम अंग कौन सा है, तो मित्र। तो सप्तांग सिद्धांत इन्हीं 7 अंगों से मिलकर ही शासन व्यवस्था मजबूत सुदृढ़ होगी। राजा को केंद्र में रखा है, राजा सबसे पहला। अर्थशास्त्र में अलग से एक और अंग की चर्चा हुई है, 8वां अंग अलग से, अमित्र। अमित्र मतलब दुश्मन भी होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि अगर दुश्मन नहीं होगा तो आप कमजोर हो जाओगे, क्योंकि आप रिलैक्स फिर और इस तरह कमजोर हो जाए। अमित्र दुश्मन 8वां। तो इस तरह से राजा के ये 7 अंग है, सप्तांग सिद्धांत। राजा की सहायता के लिए हमें विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि एक मंत्री परिषद भी हुआ करता है। मंत्री परिषद जिसको विभिन्न अभिलेखों में, जैसे अशोक के शिलालेखों में हमें इसकी चर्चा मिलती है इस रूप में परिषा। जैसे अशोक के 3रे, 4थे और 6ठे बृहद शिलालेख, इन तीनों शिलालेखों में हमें अशोक के मंत्री परिषद, अशोक मौर्यों के समय में मंत्री परिषद था, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र से भी मिलती है। दिव्यावधान कहता है कि बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्री सुशोभित रहता था, तो हमें मंत्री परिषद के बारे में जानकारी मिलती है। मंत्री परिषद जैसे आज हमारे यहाँ मंत्री परिषद होता है, उसी तरह की मंत्री परिषद की जिक्र हमें मिलता है। मंत्री परिषद का कार्य क्या है, तो अर्थशास्त्र कहता है कि इसका काम क्या है, तो कहता है कि जो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसे प्रारंभ करो, जो प्रारंभ हो गया है, जो कार्य प्रारंभ हो गया है उसे पूरा करो, जो कार्य पूरा हो चुका है उसे वृद्धि करो, उसमें और कुछ उपाय करो कि और उसको आगे कैसे ले जाएं, उसको चलाएं कैसे, इस पर काम करो। और इन सब कार्यों के लिए धन, है ना, संसाधन की व्यवस्था करो, संसाधन की व्यवस्था, और उसका उपयोग भी करना है, यह कहता है अर्थशास्त्र। मंत्री परिषद के लिए क्या कहता है कि जो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसे प्रारंभ करो, जो प्रारंभ हो गया है उसे पूरा करो, जो कार्य पूरा हो चुका है उसे
उसका वृद्धि करो, उसका और विकास करो, और इन सब कार्यों के लिए संसाधन का व्यवस्था करो, और उस संसाधन का मतलब उस पैसे का उपयोग भी करो। जैसे कि आज हमारे यहाँ देखते हैं भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है। क्यों व्याप्त है? वो इसी कारण कि मंत्रियों का काम है ये, लेकिन आज मंत्री क्या क्या करते हैं, जो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसको प्रारंभ नहीं करते हैं, और जो कार्य प्रारंभ हो चुका है उसको पूरा भी नहीं करते हैं। देखा होगा हमने, सड़कें बनाना शुरू किया, ब्रिज बनना शुरू हुआ, पूरा ही नहीं होता है, और पूरा हो भी गया तो उसको आधे अधूरे, उसको फिर देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। इससे क्या होता है, 2-4 साल में ही वो जर्जर हो जाता है, मतलब सारा पैसा व्यर्थ। और जो पैसा इकट्ठा करना होता है कि बजट के माध्यम से कर लगाकर ये सारे निर्माण कार्य के लिए पैसा इस्तेमाल करना है, लेकिन वो पैसा इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें से बहुत सारा पैसा मंत्रियों के जेब में चला जाता है। तो देखो कि करप्शन ऊपर से ही शुरू होता है। यहां देखो अर्थशास्त्र कहता है कि मंत्रियों का कर्तव्य क्या है, मंत्रियों का कार्य क्या है, जो कार्य प्रारंभ नहीं हुआ उसे प्रारंभ करो, और जो प्रारंभ हो गया उसे पूरा करो, और जो पूरा हो चुका है उसका विकास करो, और इन सब के लिए धन इकट्ठा करो, और उस धन का इस कार्य में उपयोग करो, ना कि अपने जेब में रखो। तो यह अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद का जिक्र इस रूप में, मंत्री परिषद के कार्य के रूप में कार्य बताया। अर्थशास्त्र में हमें एक, जैसे आज एक कैबिनेट होता है मंत्री परिषद में, जो मुख्य लोग होते हैं, उसी तरह से हम देखें तो और दरबार में राजा के कुछ मंत्री, जैसे पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, ये राजा के प्रमुख मंत्रियां होते थे, जिसके साथ वो बैठकर रणनीति बनाते थे, विशेष नीतियां बनाते थे। तो हमें एक मंत्री की भी चर्चा मिलती है और मंत्री परिषद की भी चर्चा। अशोक के तीसरे अभिलेख, वृहत शिलालेख, चौथे वृहत शिलालेख और छठे वृहत शिलालेख, जैसे छठे वृहत शिलालेख में कहता है कि मैं कहीं भी रहूं, परिषा का यह कर्तव्य है, परिषा मतलब मंत्री परिषद, परिषा का यह कर्तव्य है कि उस तुरंत मुझे सूचित करें कि प्रजा के साथ क्या गलत हुआ है, मैं कहीं भी रहूं, ठीक है। तो मंत्री परिषद, हाँ, इसके अलावा केंद्रीय शासन में देखेंगे राजा के साथ मंत्री परिषद है। इसके अलावा केंद्रीय शासन में देखें तो राजा की सहायता के लिए बहुत सारे विभाग हैं, विभाग है ना, ये विभाग है एक तरह से, जिसके प्रमुख को तीर्थ कहा गया, या विभाग। जैसे 18 तीर्थ की चर्चा हमें विभिन्न स्रोतों से मिलता है, अर्थशास्त्र में भी मिलता है और अन्य स्रोतों से भी 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। मतलब यूं समझें कि यहाँ आज का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स, मतलब सचिव, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, जो सारे विभागों के नीति निर्धारक है, जैसे पुरोहित, समाहर्ता ये कर संग्रहण करने वाला, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, चीफ ट्रेजरर, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा ये कौन है, ये जैसे इस समय देखते हैं 2 तरह की न्याय व्यवस्था, पहली बार भारत में न्याय प्रणाली का विभाजन होता है, दीवानी और फौजदारी। यहाँ फौजदारी न्यायालय को बोलते हैं कंटक शोधन, और दीवानी को बोलते हैं व्यावहारिक न्यायालय। तो ये फौजदारी न्यायालय मतलब कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा गया, कंटक शोधन, जिसको आज फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। नायक ये सेनापति है, अंतपाल ये द्वार के रक्षक हैं, अंतपाल, दुर्गपाल नगर के रक्षक, अंतपाल सीमांत प्रदेश की रक्षक, दुर्गपाल दुर्गों के रक्षक, नागरक ये नगर के अधिकारी, नगर के प्रमुख अधिकारी नागरक है, प्रशासता ये राजा का लेखा जोखा रखने वाला, मंत्री परिषदाध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी है, जैसे आज है मंत्री परिषद का सचिव, मंत्री परिषदाध्यक्ष ये सचिव है, मंत्री परिषद का सचिव, द्वारिक द्वारपाल, अंत्यवसिक जो राजा के अंगरक्षक वगैरह का, आटविक एक सेना था, जंगल सेना को आटविक बोलते, आटविक, दंडपाल यहाँ देखेंगे, दंडपाल कौन है, तो जो सेना के सारे आवश्यकताओं को पूरा करता है वो दंडपाल। तो इस तरह से हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन में ये 18 तीर्थों की चर्चा हमें मिलती है। तीर्थ का मतलब विभाग, मौर्य केंद्रीय प्रशासन विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित होता था, जैसे आज। इसके अलावा विभाग के अलावा अध्यक्ष भी होते थे, जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे। ये भी आज के आईएएस की तरह हम समझ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अध्यक्ष। हमें विभिन्न स्रोतों से अलग अलग अध्यक्ष, कहीं 32 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है कि मौर्यकाल में 32 अलग अलग अध्यक्ष थे, कहीं 27 मिलता है, कहीं 29 मिलता है। तो अध्यक्ष कितने थे ये विभिन्न स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है। ऐसे 32 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है अधिकतर स्रोतों में। जैसे सीता अध्यक्ष ये राजकीय भूमि के प्रमुख, राजकीय भूमि 2 प्रकार की भूमि, संपूर्ण साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में 2 प्रकार, राजकीय भूमि और एक निजी भूमि। राजकीय भूमि अर्थात सीता भूमि, सीता अध्यक्ष सीता भूमि का मालिक। अकरा अध्यक्ष ये खान, माइंस डिपार्टमेंट का हेड, खान विभाग का देखभाल करते। लोहा अध्यक्ष ये धातु, सभी प्रकार के धातुओं का
उत्खनन वगैरह। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष क्या है? तो ये टकसाल एक तरह से, जहां से मुद्रा जारी होता है, पैसा जारी होता है, लक्षणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष नमक। कुप्याध्यक्ष, कुप्या ये जंगल, जंगलात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह सकते। विविताध्यक्ष चारागाह भूमि, ग्रेजिंग लैंड। नवाध्यक्ष नाव संचालन, नाव। मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट अधिकारी एक तरह से आज का समझ, पासपोर्ट मतलब उस समय भी, मौर्य काल में भी जो विदेश से आते थे या विदेश जाते थे उनकी पहचान होती थी, उनको अलग से पासपोर्ट दिया जाता, पासपोर्ट। मुद्रा अध्यक्ष। इसके अलावा संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष व्यापार वाणिज्य, संस्था अध्यक्ष व्यापार मार्गों का, व्यापार मार्गों का अध्यक्ष, व्यापार मार्ग, व्यापार वाणिज्य मौर्य काल में काफी होते थे, व्यापार मार्ग का अध्यक्ष संस्था। शुल्काध्यक्ष, शुल्क जो लेते थे, चुंगी कर, टोल टैक्स, जिसका आज टोल टैक्स कह सकते हैं, चुंगी कर। सुराध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ आबकारी मद्यपान, आबकारी डिपार्टमेंट। पोतवाध्यक्ष या नापतौल, नापतौल विभाग, पोतवाध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, सूत्रा कॉटन इंडस्ट्री, देखोगे हमारे यहाँ प्राचीन काल से सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग रहा है, किसी भी काल में प्राचीन, तो इस काल में भी। तो सूत्राध्यक्ष अलग से था, जो सूत है ना, सूत कॉटन का उद्योग देखता था। सुनाध्यक्ष ये बुचड़ खाना, बुचड़ खाना, स्लॉटर सेंटर्स, बुचड़ खाना। पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य। और गणिका अध्यक्ष, गणिकाओं का भी एक अध्यक्ष होता है। गणिका जो नाच गान कर आजीविका आजीविका चलाते थे, उनके लिए गणिका, उनको गणिका बोलते थे, और उनके अध्यक्ष को गणिका अध्यक्ष। मौर्य काल में हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासक के द्वारा गणिकाओं का संचालन किया जाता है और उससे वो राजस्व उपार्जन करता है। अर्थशास्त्र कहता है कि हर एक उपाय को अपनाओ, राजा को कहता है हर एक उपाय को अपनाओ जिससे राजस्व की प्राप्ति, और इसमें सही और गलत कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो राजस्व संपूर्ण राष्ट्र के विकास में व्यय होगा। तो हर वो तरीका अपनाओ जिससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो।